से भारत में इंडस्ट्री लाने की बात की गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं आपको उन सब बातों का जवाब तो नहीं दे सकती, तो आप अलग अलग मंत्रालयों के सवाल अगर मुझसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर। ये तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गद्दारी की जा रही है। आखिर क्या, एक जगह तो आप कर पाते हैं और एक जगह नहीं, कहीं इरादा होता है, कहीं सिर्फ दिखावा। कि पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन के मसले पे सिंसियर हैं। ये जहर तो बीजेपी है। और आगे अभी पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए काफ़ी स्टेप लेने बाकी हैं। मंदिर में शादी कर सकते हैं, गिरजा में शादी कर सकते हैं, मस्जिद में शादी कर सकते हैं और कोर्ट में शादी कर सकते हैं। तो ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की मानी क्या है? तमाम मुस्लिम लीडरों की मुखालफत में आप लगातार लिखते हैं। किसी की मुखालफत नहीं लिखता मैं, ये कहना गलत है कि मैं किसी की मुखालफत नहीं लिखता। मौलाना अबुल आला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन अल नदवी, देखिए मैं दोनों को, इन्हीं दोनों को लेकर बताता हूँ। मौलाना मौदूदी पर मैंने कोई भी शख्सी तरफ नहीं। क्या कॉमन सिविल कोड पे आ जाने से क्या जो उलमाए कराम हैं हिंदुस्तान के या जो मिल्ली तंजीमें हैं, क्या उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं? कोई आदिवासी तैयार हो गया क्या जो सिविल कोड के लिए? कोई जायजा ले लिया? इन लोगों ने कोई स्टडी की है? हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आदाब, मैं हूं अंजरुल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ मासूम मुरादाबादी साहब मौजूद हैं। मासूम मुरादाबादी साहब एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर और इस पूरे तनाज़े को लेकर एक लंबे अरसे तक और लगातार न सिर्फ बाबरी मस्जिद शहादत को लेकर लिखते रहे, बल्कि कहा जाए उस ज़माने में वैसी रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी, ख़ासतौर से उर्दू सहाफ़त में, और वो तमाम कारनामे मासूम मुरादाबादी साहब ने किए। आज हम उनसे इन तमाम मुद्दों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते किस तरीके से बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। कौन भूल सकता है उस तारीख को, उस 6 दिसंबर की उस तारीख को, जब बाबरी मस्जिद की शहादत के कब्ल पूरे देश में एक सियासी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। किस तरीके से हिंदू कारसेवक जमा हुए थे उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से कारसेवक पहुंच रहे थे। मासूम मुरादाबादी साहब, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। चूंकि आपने शुरुआत से ही ये रिपोर्टिंग वहां पर आप कर रहे थे, और आज जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश की जाती है और जिस तरीके से सहाफ़त होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया, और एक वो ज़माना था जब 80 और 90 की दहाई में जब लोग काम किया करते थे। आप खुद चूँकि उर्दू सहाफ़त से आपका रिश्ता रहा, एक लंबे अरसे से आप सहाफ़त करते रहे हैं, और वहाँ पर ऑन द स्पॉट आप रिपोर्टिंग करने पहुँच रहे थे। कई जगहों पर, कई मुकामात पर तो आप ऐसे पहुँचे जब उर्दू का एक पहला सहाफ़ी था मासूम मुरादाबादी की शक्ल में जो वहाँ पर पहुँचा था। कैसी शक्ल और कितना डर था उस वक्त ख़ास तौर से रिपोर्टिंग करते हुए? देखिए, 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुला था जी, और जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था तो मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं था, सिर्फ एक दूरदर्शन था जी। और उस दूरदर्शन ने उस पूरे एपिसोड को ताला खुलने के टेलीवाइज किया। जब लोगों ने पूरे मुल्क में उस मंज़र को देखा कि मस्जिद के अंदर बाज़ाब्ता पूजा हो रही है जी, इससे पहले वहाँ ताला लगा हुआ था और लोगों को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, और वहाँ आम पूजा पाठ की इजाज़त भी नहीं थी, सिर्फ एक पुजारी को वहाँ जाने की छूट थी कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया तो फिर वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग पहुँचने लगे जी, एक हुजूम जमा हो गया। लिहाजा ये इसका एक बड़ा ख़राब असर मुसलमानों के ऊपर पड़ा जब उन्होंने ये देखा कि मस्जिद की बेहुरमती की जा रही है, उसके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है, और पूरे मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म का हैजान पैदा हो गया। मैं उस वक्त जर्नलिज्म में नया आया था, 1-2 साल ही हुए थे, तो उसके बाद हालात मुल्क में मुसलसल ख़राब होने लगे जी।
और फसादात शुरू हो गए। इसी सिलसिले में बहुत ही भयानक फसाद मेरठ का हुआ जी। और मलियाना का हुआ। उन दोनों फसादात को मैंने कवर किया वहाँ जा कर के, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। आप नई दुनिया में शायद उस वक्त मैं उस ज़माने में नई दुनिया का खुसूसी नुमाइंदा था जी। और उस ज़माने में उर्दू अखबारों में ये चलन नहीं था कि लोग ऑन दी स्पॉट जा कर के रिपोर्टिंग करें। आमतौर पर ये होता था कि जो ख़बरें अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबारों में छपती थी उनको ही ट्रांसलेट करके छाप दिया करते थे। ऑन दी स्पॉट रिपोर्टिंग नहीं करते थे जा कर के लोग। उस वक्त वसाइल भी उर्दू अखबारों में नहीं थे इतने, और दूसरी बात यह कि इस तरह की रिवायत भी नहीं थी। ज़्यादातर तबसरों की रिवायत थी, एडिटोरियल्स की रिवायत थी, लेकिन ऑन दी स्पॉट ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश नहीं की जाती थी। लेकिन मैंने ये तय किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जी। और मैंने अपने एडिटर से कहा कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये 1987 की बात ये 1987 की बात है जी। उन्होंने कहा कि वहाँ ख़तरा है, काफ़ी रिस्क है। लेकिन मैंने कहा जर्नलिज्म का काम जो है जर्नलिस्ट का, वो ख़तरात मोल लेना है। तो लिहाजा मैं यहाँ से लखनऊ पहुँचा और फिर वहाँ लखनऊ में जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे वकील, एक ज़फ़रयाब जिलानी एडवोकेट थे और एक मुश्ताक अहमद एडवोकेट थे, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे मुतनब्बे किया जी। लेकिन जब मेरी ज़िद देखी और उन्होंने थोड़ा हौसला देखा तो उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों के मुझे फ़ोन नंबर और पते भी दिए कि आपको किस तरह वहाँ पहुँचना है जी। तो मैं उनके राब्ते में था। अयोध्या जब मैं चला लखनऊ से जी। अयोध्या में पहुँच गया। लेकिन मैंने जब बाबरी मस्जिद के पास में पहुँचा तो वहाँ तमाम वो लोग वहाँ जा रहे थे जो पूजा करने के लिए जी। तो एक मुख्तलिफ आदमी का बाबरी मस्जिद में दाखिल होना एक खतरे से खाली नहीं था। और वैसे भी वहाँ एक ऑर्डर था, एक हुक्म था एडमिनिस्ट्रेशन का कि इसके 500 मीटर के रेडियस में कोई मुसलमान नहीं जाएगा। अच्छा। वो किस बिना पर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ कोई मुसलमान गया नहीं था उससे पहले जी। लेकिन मैंने फैसला किया, मैंने एक पुजारी के तौर पर मस्जिद में दाखिल हुआ। पुजारी मतलब एक श्रद्धालु के तौर पर जी। और उसी तरीके से वेशभूषा, हाँ, वो मैंने टीका वीका लगा करके मैं अंदर चला गया जी। और फिर मैंने वहाँ जा कर के पूजा वूजा भी की, जो कुछ चल रहा था वहाँ सिलसिला जी। फिर तकरीबन 1 घंटे में मस्जिद के अंदर रहा और मैंने पूरा जायज़ा लिया उसका। और जायज़ा लेने के बाद फिर मैं, क्या आपने वहाँ पर तस्वीरें भी खींची या सिर्फ? तस्वीरें खींचने की वहाँ गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ की तस्वीरें हासिल की। वहाँ के कुछ लोकल फोटोग्राफर्स थे जी। उन्होंने मुझे पैसा लेकर के तस्वीरें दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अंदर की फ़ोटो चाहिए, तो उन्होंने मुझे। तो उन्हें कैसे बताया कि आप श्रद्धालु हैं तो फिर तस्वीरों की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैंने कहा कि मुझे अकीदत है, मैं भी श्री राम का एक भक्त हूँ और मैं इस फ़ोटो को ले जाना चाहता हूँ। मैं बाहर से, मैं ग्वालियर से यहाँ आया हूँ। जी जी जी। वो एक मुझे मेरी प्रोफेशनल मजबूरी थी उनको झूठ बोलना जी। चूँकि फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया वापस और फिर मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट नई दुनिया अखबार के लिए लिखी और फ्रंट पेज पे वो छपी जी। और इसकी हेडिंग थी, मुझे मेरे पास वो शुमारा है अभी भी, आज भी, इसके बाबरी मस्जिद में क्या हो रहा है, आंखों देखा हाल। तो वो रिपोर्ट जब यहाँ छपी तो वो अखबार की उस वक्त कीमत 3 रुपये थी, लेकिन वो 30 रुपये में ब्लैक में बिका। उसकी कापियाँ फ़रोख्त हो गई फ़ौरन और फिर उसको रीप्रिंट करना पड़ा, दोबारा से छापना उस शुमारे को और फिर वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू के अखबार निकलते हैं उन्होंने उस खबर को, मेरी उस रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस किया। उसका मुझे एक ज़ाती तौर पे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बड़ी शोहरत मिली है एज ए सहाफ़ी, चूँकि पहली बार किसी उर्दू के। मासूम साहब, चूँकि आप उस जगह पे पहुँचे थे, स्पॉट पर पहुँचे थे, तमाम सियासी सूरत हाल मुल्क की जो थी, स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह उस वक्त वज़ीर आला थे उत्तर प्रदेश के, मरकज़ में भी कांग्रेस ही थी उस वक्त। फिर आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके से ताले खोल दिए गए और तमाम तरह की इजाज़त मिलती रही?
देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, बाबरी मस्जिद के मूवमेंट से पहले, या राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले एक मूवमेंट इस मुल्क में चल रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ का, जी, जो शाहबानों के केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया था, उससे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी थी और इस्तराब था कि उन्होंने पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ फैसला दिया और पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त तहरीक छिड़ गई मुस्लिम पर्सनल लॉ की। उस तहरीक के नतीजे में ये हुआ कि हुकूमत दबाव में आई और फिर उसने पार्लियामेंट से एक कानून बना दिया, जी, मुस्लिम मुतल्लका कानून। वो कानून बनने के बाद जो फ़िरक़ापरस्त फोर्सेस थी, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये हुकूमत जो है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के आगे झुक गई है, इसने सरेंडर कर दिया, जी। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री में ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत किसी भी किस्म के फंडामेंटलिस्ट के हाथों आगे झुक जाए। अगरचे ये इल्ज़ामात वो लगा रहे थे जो खुद सबसे बड़े फंडामेंटलिस्ट, जी, जो बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा करने की मुहिम चला रहे थे। लेकिन ये कहा जाता है कि राजीव गांधी की काबीना में एक वज़ीर थे, अरुण नेहरू, जी, जो उस वक्त वज़ीर ममलिकत थे। उन्होंने और वीर बहादुर सिंह ने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की। एक फैज़ाबाद के एक मकामी वकील ने, जिसका नाम मिस्टर पांडे था, उसने एक अर्ज़ी वहाँ डाली, जी, और कोर्ट ने, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इससे पता चलता है कि कोर्ट का कोई फ़ैसला फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये ऐसा फ़ैसला था जो अदालत ने इधर फैसला सादिर किया और उधर बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया और उधर दूरदर्शन की टीम वहाँ पहुँच गई जो पहले से मौजूद थी, जी। इससे ये लोगों को गुमान होता है, ये शुबा होता है कि ये सारा एक प्री प्लान था। ये पूरा इसका स्क्रिप्ट जो है लखनऊ में लिखा गया और इसका जो मेन कल्प्रेट था या मुजरिम कह लीजिए उसको, वो उस वक्त वीर बहादुर सिंह जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था। कांग्रेस को इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उसका आज तक खमियाजा कांग्रेस भुगत रही है। मासूम साहब, ये जब भी जो कुछ भी हुआ सब कांग्रेस की सरकार के दौरान ही लगभग होता रहा। 1949 की बात कर ली जाए, जब अचानक वहाँ मूर्ति नमूदार होती है या मूर्ति रख दी जाती है, वो भी कांग्रेस का दौर है, ये भी कांग्रेस का दौर है, और उसके बाद भी जिस तरीके से वाक़यात होते रहे हैं, आपको कहाँ से, क्या कांग्रेस के अंदर एक ख़ास गिरोह था, एक अंदर में कुछ ऐसी लॉबी काम कर रही थी जो इस तरह का काम करना चाह रही थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत कम्युनल माइंडेड हैं, जो फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत के लोग हैं, और वो ये सोचते हैं कि इस मुल्क की जो अक्सरियत है वही इस मुल्क की असल मालिक है और वही एजेंडा तय करने के लिए, अगर चाहिए एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सब लोगों को दस्तूरी हुकूक़ हैं, बराबरी के हुकूक़ हैं, लेकिन एक किस्म की ये अक्सरियत नवाजी जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों के जहन में बैठी हुई है। मासूम साहब, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद मुल्क की न सिर्फ सियासी सूरत हाल बल्कि समाजी सूरत हाल कैसे बदली और किस तरीके से मुल्क में राइट हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जिस तरीके से भारत में इंडस्ट्री लाने की बात की गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं आपको उन सब बातों का जवाब तो नहीं दे सकती, तो आप अलग अलग मंत्रालयों के सवाल अगर मुझसे पूछें तो सारे ये तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गद्दारी की जा रही है। आखिर क्या एक जगह तो आप कर पाते हैं और एक जगह नहीं, कहीं इरादा होता है, कहीं सिर्फ दिखावा। कि पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन के मसले पे सिंसियर नहीं। ये जहर तो बीजेपी है, और आगे अभी पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए काफी स्टेप लेने बाकी हैं। मंदिर में शादी कर सकते हैं, गिरजा में शादी कर सकते हैं, मस्जिद में शादी कर सकते हैं और कोर्ट में शादी कर सकते हैं। तो ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की मानी क्या है? तमाम मुस्लिम लीडरों की मुखालफत में आप लगातार लिखते हैं,
किसी के मुखालफत में नहीं लिखता मैं, ये कहना गलत है तो मैं किसी के मुखालफत में लिखता हूँ। मौलाना अबुल आला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन अल नदवी। देखिए मैं दोनों को, इन्हीं दोनों को लेकर बताता हूँ। मौलाना मौदूदी पर मैंने कोई भी शख्स की तरफ नहीं। क्या कॉमन सिविल कोड के आ जाने से क्या जो उलमाए कराम हैं हिंदुस्तान के या जो मिल्ली तंजीमें हैं, क्या उनकी दुकान बंद हो जाएगी इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं? कोई आदिवासी तैयार हो गया क्या यूं सिविल कोड के लिए? तो जायजा ले लिया इन लोगों ने, कोई स्टडी की है? हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ मासूम मुरादाबादी साहब मौजूद हैं। मासूम साहब, जब 1992 6 दिसंबर 1992 उससे पहले कार सेवक जमा होते हैं, तमाम कार सेवकों जो बड़े जो बीजेपी की और विश्व हिंदू परिषद के जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, एक केंद्र में एक मंत्री अभी भी मौजूद हैं वो हो, ये तमाम लोगों की तकरीर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी थी, लोगों को इतना वलवला और जोश पैदा कर रही थी। और क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या केंद्र की सरकार को कुछ पता नहीं था? देखिए, आपको मालूम है कि उस वक्त जो सरकार थी केंद्र में, मरकज में, नरसिम्हा राव उस वक्त पीएम थी। नरसिम्हा राव तो बाद में थी, उससे पहले आप भूल रहे हैं कि वीपी सिंह की सरकार। जी, वीपी सिंह की थी, लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो नरसिम्हा राव थे। लेकिन मैं आपको एक बात बीच में रह गई जो बताना चाहता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी ने 89 में एक यात्रा शुरू की थी। जी, रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा। बिहार में उस रथ को रोकने की कोशिश भी की गई। बिहार में रोक लिया गया था, आडवाणी को अरेस्ट किया गया था। जी बिल्कुल। आडवाणी जी वो जब ये रथ यात्रा लेकर के चल रहे थे तो वो दिल्ली में थे एक दिन, और वो निज़ामुद्दीन के इलाके से गुजर रहे थे। जी, मुझे ये मालूम हुआ कि आडवाणी जी इस रास्ते से गुजरेंगे रथ यात्रा लेकर के। जी, वो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह का जो गेट है वहाँ वो रथ यात्रा उनकी पहुँची तो वो तकरीर करने लगे। जी, ये 90 की बात है। ये 89 की बात है। तो मैंने आडवाणी जी से ये पूछा, उनकी तकरीर ख़त्म होने के बाद ऑडियंस में से मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा, आडवाणी जी ये बताइए कि आप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ अयोध्या के मूवमेंट से नहीं है, आप कहते हैं कि अयोध्या से के मूवमेंट से हम जुड़े हुए नहीं हैं बराह रास्त, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप जो सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा लेकर चले हैं, इसका आखिर मकसद क्या है? वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब उसके बाद 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो कल्याण सिंह ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि वो बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पूरी बाबरी मस्जिद को शहीद करने की तैयारी थी। 5 लाख के करीब कार सेवक पहुँच चुके थे। सरकारी आंकड़ा बताता है 1.5 लाख। हाँ, 1.5 लाख, लेकिन 5 लाख के करीब लोग थे वहाँ। और जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्होंने तमाम ऐसी रुकावटें खड़ी कर दी थी कि कोई अगर बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचना चाहे तो वो ना पहुँच सके। जी, जब बाबरी मस्जिद शहीद की जा रही थी तो एक पुलिस का बड़ा ऑफिसर था IPS, उसने शूटिंग के ऑर्डर दिए। उसने कहा कि फायर करो। तो जिस फोर्स को वो कमांड कर रहा था, वो फोर्स जो थी उसकी हुक्म उदूली करते हुए वापस चली गई। जी, देखिए, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी। बाबरी मस्जिद इस मुल्क में सेकुलरिज्म की, जमहूरियत की, दस्तूर की एक गारंटी थी, क्योंकि उसका केस अदालत में था। अदालत में जब कोई चीज़ है तो उसको जिन हालात में शहीद किया गया, अगर आपको इस बात का यकीन है कि ये इमारत हमारी है, हम इसके हमारे हक़ में इसके टाइटल सूट का फैसला होगा, तो आपको तोड़ने की ज़रूरत क्या है? वहाँ मैंने उमा भारती से एक दिन ये पूछा था कि आपने मस्जिद तोड़ा या मंदिर तोड़ा, ये बताइए। वो कहने लगे आपका नाम क्या है? मैंने कहा आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए।
आप कहती हैं कि वो वहाँ मस्जिद ही नहीं थी, मंदिर था। तो मैंने कहा तो आप ये कहिए ना कि मंदिर तोड़ा आपने। वो नहीं जवाब दे पाई। मासूम साहब, हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी एक बनी हिंदुस्तान में। बहुत सारे इल्ज़ामात उस पर भी लगे कि कहीं ना कहीं लोगों को मुश्तइल करने में, एक दूसरी कम्युनिटी को मुश्तइल करने में उसका भी किरदार रहा। कैसे देखते हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई थी 1986 में, जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला और मैं वहाँ मौजूद था लखनऊ में। मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बेशुमार मीटिंग्स में मैंने रिपोर्टिंग की है। तमाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लीडरों के मैंने इंटरव्यू किए हैं, सैकड़ों इंटरव्यू किए जी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, उसके बाद बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये शाहबुद्दीन साहब ने बनाई। उस वक्त जो हालात थे, मुसलमान जितने मायूस थे और जितनी उनकी हालत ख़राब थी और वो कमज़ोरी की हालत में थे, उस वक्त ये तय किया गया लखनऊ में कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना करके इसका मूवमेंट चलाया जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का तरीक़ाकार किया था और सन 87 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अयोध्या बोट क्लब मार्च हुआ, जिसमें सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। मैंने उसको भी कवर किया। जो भी क़यादत थी उसके पास उस वक्त कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो इस मसले को सड़क पर लेकर के आए। आवाम के जज्बात मुश्तइल थे और उन जज्बात को मुतमईन करने का यही तरीक़ा था। लेकिन बाद में क़यादत के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। ये मूवमेंट जो था क़यादत के हाथ से निकल गया। किसी भी मूवमेंट के ख़तरनाक होने या क़यादत को लेकर एक लंबा झगड़ा शुरू हो। नहीं, क़यादत को लेकर के झगड़ा नहीं शुरू हुआ। उस वक्त तक क़यादत में आपस में कुछ इख्तलाफात थे जी। शाहबुद्दीन साहब के अब्दुल्ला बुखारी साहब से इख्तलाफात हों या कुछ दूसरे लीडरों के अपने, वो उनके इख्तलाफात उसूली नौइयत के नहीं थे, वो कुछ ईगो के इख्तलाफात हो सकते हैं। बार बार ऐलान करना कि हम अयोध्या मार्च हम भी करेंगे, तारीख देना, तारीख पर तारीख देना, रोज़ाना प्रेस में रिलीज़ जारी करना कि नहीं हम जाएंगे। हालांकि जो रियासत की सरकार थी वो तैयार नहीं थी इजाज़त देने की, बार बार वो लॉ एंड ऑर्डर का। तो इस तरह की सूरत हाल देश में क्यों पैदा की जा रही थी? देखिए, जब कोई मूवमेंट चलाता है, किसी भी किस्म का मूवमेंट हो, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको टेम्पो में लाने के लिए की जाती हैं कि जो हमारे पीछे जो लोग चल रहे हैं उनको एक मरबूत किया जाए तहरीक के साथ। लेकिन क्या उसका कभी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं? निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा। बात के हालात ने ये साबित किया कि बाबरी मस्जिद की तहरीक जो चल रही थी, जो सड़कों पर आ गई थी, उसके फिर गलत नतीजे हुए। मनमोहन सिंह लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2009 में दे दी बाबरी मस्जिद को लेकर। 68 लोगों को उन्होंने उस कमीशन ने कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया। 1029 पेज की रिपोर्ट थी। आपको लगता है कि जब भी मुल्क में कोई भी वाक़या होता और उसके बाद या सानेहा होता, उसके बाद एक कमीशन बना दिया जाता है और इसको रिपोर्ट महज सिर्फ रिपोर्ट के लिए तैयार की जाती है? देखिए, कमीशन तो जितने भी मुल्क में बने हैं उनका कोई मसरफ़ नहीं है। वो सिर्फ एक लीपापोती करने के लिए होते हैं कि साहब एक कमीशन बना दीजिए इस मामले में, वो इसकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी किस चीज़ की जाती है? बाबरी मस्जिद जब डेमोलिश हुई, जिन लोगों ने डेमोलिश की, जिन्होंने मूवमेंट चलाया, जो वहाँ मौजूद थे जी, जो बाबरी बीजेपी के लीडर वहाँ मौजूद थे, वो तो ऑन रिकॉर्ड थे ना। वो अंधेरे में काम नहीं हुआ था, वो दिन के उजाले में हुआ था। वो 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक उजाला था, अंधेरा नहीं था। और सारे चेहरे जो थे वो महफूज थे कैमरों के अंदर। कौन लोग प्रोवोक कर रहे थे, कौन इश्तियाल दिला रहे थे, कौन बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ने के लिए लोगों को भड़का रहे थे, सब मालूम था। उसमें इंक्वायरी करने की कोई बात ही नहीं थी। वो तो एक लीपापोती थी। जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन की रिपोर्ट, मैंने उसकी कई हियरिंग में हिस्सा लिया। जस्टिस मनमोहन लिब्राहन सिंह की, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन क्या मसरफ़ है? उसका तो कोई मसरफ़ नहीं है। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, बड़ा दिलचस्प था। कैसे देखते हैं? नहीं, वो कोई फैसला नहीं था, वो तो एक तरह से मजाक था। चूंकि आप सहाफत करते रहे हैं और इस पर लिखते रहे हैं, आपने
पूरी एक किताब लिखी और फिर दूसरी किताब भी आप लिख रहे हैं, इसको लेकर शहादत के 25 साल तैयार कर रहे हैं। भाजपा बार बार बाबरी मस्जिद को अपने चुनावी एजेंडे में रखती है। साक्षी महाराज ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया है कि चूंकि 2014 के चुनावी एजेंडे में था, इसलिए इसकी तामीर होनी चाहिए गुज़श्ता 2-3 सालों में। आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी भाषण हो सकते हैं आज की तारीख में, जबकि यूपी में चुनाव होने? देखिए, ये तो अब बीजेपी के जो वोटर हैं वो खुद भी इस चीज़ को समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि बीजेपी के लिए राम मंदिर जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। जब भी उन्हें लगता है कि हमारे वोट हमारे हाथों से खिसक रहे हैं तो वो राम मंदिर के मसले को लेकर के आते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे अच्छी बात सुषमा स्वराज ने एक बार कही थी। उन्होंने कहा था कि एक चेक जो है वो बार बार कैश नहीं होता। राम मंदिर का चेक हम कैश कर चुके हैं, अब दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है। और हकीकत है ये, राम मंदिर से जितना फ़ायदा बीजेपी उठा चुकी है, उसकी पार्लियामेंट में 2 सीटें थी, फिर 89 हुई और फिर बढ़ती रही और आज वो थम्पिंग मेजॉरिटी में है। तो अब लोग इस चीज़ को समझते तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम मुरादाबादी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से राम जन्मभूमि, कुछ लोगों का कहना है कि राम जन्मभूमि है जिस पर 16वीं सदी में मीर बकी यानी बाबर ने एक मस्जिद तामीर कराई और उसी का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन हकीकत क्या है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस पर सियासत आज से नहीं 1949 से हो रही है और लगातार ये राजनीति है। अलग अलग चुनाव में बाबरी मस्जिद को एजेंडा बनाया जाता है, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं। देखना है उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में बाबरी मस्जिद का ये इशू किस तरीके से एक बार फिर गर्म किया जाता है। नाज़रीन, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन मुंसिफ टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से भारत में इंडस्ट्री लाने की बात की गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं आपको उन सब बातों का जवाब तो नहीं दे सकती, तो आप अलग अलग मंत्रालयों के सवाल अगर मुझसे पूछें तो साढ़े में। ये तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गद्दारी की जा रही है। आखिर क्या एक जगह तो आप कर पाते हैं और एक जगह नहीं? कहीं इरादा होता है, कहीं सिर्फ दिखावा। कि पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन के मसले पे सिंसियर नहीं। ये जहर तो बीजेपी है। और आगे अभी पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए काफ़ी स्टेप लेने बाकी हैं। मंदिर में शादी कर सकते हैं, गिरजा में शादी कर सकते हैं, मस्जिद में शादी कर सकते हैं और कोर्ट में शादी कर सकते हैं। तो ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की मानी क्या है? तमाम मुस्लिम लीडरों की मुखालफत में आप लगातार लिखते हैं। किसी की मुखालफत नहीं लिखता मैं, ये कहना गलत है कि मैं किसी की मुखालफत नहीं लिखता हूँ। मौलाना अबुल आला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन अल नदवी, देखिए मैं दोनों को, इन्हीं दोनों को लेकर बताता हूँ। मौलाना मौदूदी पर मैंने कोई भी शख्सियत रखी नहीं। क्या कॉमन सिविल कोड के आ जाने से क्या जो उलमाए कराम हैं हिंदुस्तान के या जो मिल्ली तंजीमें हैं, क्या उनकी दुकान बंद हो जाएगी इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं? कोई आदिवासी तैयार हो गया क्या जो सिविल कोड के लिए? कोई जायजा ले लिया? इन लोगों ने कोई स्टडी की है? हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है।